सभी को नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारत का किस तरह से एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय कई देशी रियासत थे। उन देशी रियासतों में कई ऐसे भी देशी रियासत थे जो आतुर थे कि हम अलग बनना चाहते हैं, अलग राष्ट्र के रूप में, अलग राज्य के रूप में रहना चाहते हैं। उन सारे देशी रियासतों को, रजवाड़ों को, नरेशों को किस तरह से हमारे देश के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उनके खास वीपी मेनन साहब और साथ में देश के प्रधानमंत्री और माउंटबेटन, इन सभी ने मिलकर कैसे उन लोगों पर प्यार, मोहब्बत और कार्रवाई के द्वारा, पुलिस एक्शन के द्वारा मजबूर किया उन्हें कि वो भारत के अंग बने रहें। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो भारत का प्रदेश था, टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो मुख्य रूप से तीन पार्ट में था। पहला जो पार्ट हम देख रहे हैं वो ये हो गया ब्रिटिश इंडिया के जो स्टेट्स से, जो प्रोविंसेस थे वो हो गए। दूसरे भाग में हो गए देशी रियासत, प्रिंसली स्टेट। ये प्रिंसली स्टेट की संख्या भारत की आज़ादी के समय भारत के पार्ट में लगभग 552 था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टेरिटरी थे, प्रोविंसेस थे जिस पर फ्रांस का और पुर्तगालियों का भी अधिकार था। जैसे हम लोग देखते हैं चंद्रनगर, आप देख सकते हैं चंद्रनगर। इसके अलावा पांडिचेरी का यनम, करिकाल, माहे और पुर्तगालियों के अधीन रहा गोवा, दमन दीव, दादर नगर। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से देशी रियासतों पर भारतीयों ने कैसे चक्र चलाया और उन्हें भारत का पार्ट बनाया। नहीं तो आज भारत कई हिस्सों में बटा रहता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान रखा जिसे माउंटबेटन प्लान या फिर डिक्की बर्ड प्लान या बाल्कन प्लान भी कहते हैं। बाल्कन पेनिनसुला के बेसिस पर, जैसे यूगोस्लाविया का डिसॉल्व हो गया वैसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। इस माउंटबेटन की जितनी बातें थी उसे फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा 18 जुलाई 1946 को अप्रूव किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। देखते हैं इसमें मुख्य रूप से क्या बातें थी। इसमें मुख्य रूप से 2 बातें कहा गया। एक, भारत का पार्टीशन होगा जिसमें मुख्य रूप से 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। एक डोमिनियन स्टेट इंडिया होगा और दूसरा डोमिनियन स्टेट इंडिया होगा, यूनियन इंडिया होगा। तो 2 भारत का भाग बटेगा। साथ ही साथ ऐसे देशी रियासत को 2 उनके पास विकल्प, ऑप्शन दिया गया। पहला, वे चाहे तो भारत के या पाकिस्तान के हिस्से हो सकते हैं, उनके पार्ट बन सकते हैं, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि माउंटबेटन प्लान में उनके पास ऑप्शन ये नहीं रखा गया कि अब वे अलग देश बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी प्लान के बाद, इसी एक्ट के बाद देशी रियासतों, प्रिंसली स्टेट पर जो ब्रिटिश पारामाउंटेंसी थी, जो ब्रिटिश सर्वोच्चता थी, वो समाप्त हो गई। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अवश्य ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों, रजवाड़ों की बात करते हैं। तो उस समय देशी रियासतों की कुल संख्या 565 थी, जिसमें से 13 देशी रियासत, 13 रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में मिल गए। भारत के अंडर में बचा 552 देशी रियासत, नरेश। इन नरेशों में अधिकांश देशी रियासतों पर तो काफ़ी कुछ चला हमारे देश के तत्कालिक गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री पटेल जी के द्वारा। साथ ही साथ बीपी मेनन जो उसके सचिव थे, जवाहरलाल नेहरू तत्कालिक प्रधानमंत्री, माउंटबेटन और चैम्बर ऑफ प्रिंस के जो चांसलर हुआ करते थे, कौन, तो वो थे पटियाला के महाराजा जोगिंदर सिंह। तो इन सभी के सहयोग से अधिकांश देशी रियासत जो है वो भारत के अंग बन गए, भारत के प्रमुख अंग, पार्ट बन गए। बट कुछ ऐसे भी देशी रियासत थे, रजवाड़े थे, जिन्होंने भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया प्रारंभ में। उसमें कश्मीर है, जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, मणिपुर और भोपाल। सबसे पहले इन सभी में जिसने विरोध किया, जिसने शामिल होने से भारत में इनकार कर दिया, वे थे
वह था त्रावणकोर। और एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सबसे पहले किस प्रिंसली स्टेट ने भारत में मर्ज हुआ, वो कौन था? बीकानेर और बड़ौदा सबसे पहले। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या पॉलिसी रही भारत की। जब कई देशी रियासत भारत के अंग होने लगे, भारत के पार्ट होने लगे, ठीक है, तो भारत की जो पॉलिसी थी, पटेल साहब की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में एक पार्ट था, वो था, एक बार हम लोग देख लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल किस पोस्ट पर थे और क्या थे। उसका एक पार्ट था, वो था प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स क्या होता था? प्रिवी पर्स था कि यदि आप भारत के अंग हो रहे हैं तो, और अपने जो कम्युनिकेशन है, डिफेंस है और एक्सटर्नल अफेयर भारत को, अधिकार भारत को सौंपते हैं, तो भारत भी बदले में आपको कुछ पैसा देता है, कुछ धन देता है, जिसके माध्यम से आप अपना मेंटेनेंस, एक्सपेंडिचर ये सभी कर सकते हैं। तो आपकी सहमति पर भारत के द्वारा दिया गया कुछ एक पार्ट डोनेशन, एक कह सकते हैं, एक रिलैक्सेशन था। प्रिवी पर्स ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। हमारे देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 291 एंड 362 में इसका जिक्र किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, और ये जो दो आर्टिकल था 291 एंड 362, इसे ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये ध्यान देना है। प्रश्न आपके लिए क्या बनता है? प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिवी पर्स, और प्रिवी पर्स कैसे इसको एबोलिश कर दिया गया, ये आप ध्यान रखें। प्रिवी पर्स क्या है? अब दो मुख्य हथियार थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस्तेमाल जो किया गया। पहला था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन, ठीक है, इसको हिंदी में कह सकते हैं देशी रियासतों का विलय प्रस्ताव, विलय पत्र, एक ये। दूसरा, यदि आप तुरंत इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर सकते हैं कि चलिए दोनों लोग देख रहे हैं, बाद में जैसा होगा देखा जाएगा, अभी थोड़ा मौका दीजिए, अभी मैं डिसाइड नहीं कर सक रहा हूँ कि भारत में मिलूँ कि पाकिस्तान में मिलूँ। तो ये दो एग्रीमेंट थे। स्टैंड, जैसा आप देख रहे हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हैदराबाद के साथ भी किया गया और कश्मीर के साथ भी किया गया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, विलय पत्र में क्या होता था कि आपको आपका जो विदेश मामला है, जो आपका दूर संचार है, जो आपका रक्षा है, ये सारे अधिकार भारत को सौंप देने होते थे, ठीक है। और अगर आप नहीं मान रहे हैं तो फिर आपके अगेंस्ट पुलिस एक्शन। हम कह सकते हैं ये कैरेट एंड स्टिक जो पॉलिसी थी, जो प्रोवर्ब है, यहाँ प्रूफ होता है। कश्मीर आप देख सकते हैं, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, साथ ही साथ भोपाल और मणिपुर, इन लोगों ने भी भारत में शामिल होने से शुरुआती दौर में इनकार किया था। इन लोगों के साथ क्या किया हुआ, किस तरह से इन्हें भारत का अंग बनाया गया, नहीं तो आज ये सब अलग अलग देश होते तो आप सोचिए कि क्या होता। स्टार्ट करते हम लोग कश्मीर से, ठीक है। कश्मीर, हाँ वही कश्मीर। तो कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, ठीक है। परंतु कश्मीर में अधिकांश जो मेजॉरिटी थी वो मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। जो जनता थी अधिकांश वो मुस्लिम जनता थी 77%, और हिंदू 20% लगभग। हरि सिंह ने भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि मुझे अभी मौका दीजिए, मुझे अवसर दीजिए, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ जाऊँगा, ठीक है। भारत ने तो उसको अवसर दिया, बट पाकिस्तान ने उन्हें अवसर नहीं दिया। पाकिस्तान के तरफ से तुरंत अटैक होने लगा। पाकिस्तान के सोल्जर्स और वहाँ के कबायली जो ट्राइब्समैन थे, उन्होंने नॉर्थ कश्मीर से प्रवेश करना शुरू किया, और 24 अक्टूबर तक वो कश्मीर श्रीनगर के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। हरि सिंह परेशान हो गए। भागे भरे हरि सिंह ने जो है वो अपने मंत्री को और शेख अब्दुल्ला को भेजा कि आप जाइए और भारत से मदद मांगिए, ठीक है। दिल्ली पहुंचे, बट भारत ने पहले कहा, भाई तुम साइन करते हो कि नहीं, पहले साइन कीजिए फिर आपको मदद मिलेगी। तो पटेल जी की इस पॉलिसी के बाद उसने क्या हुआ, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर सिग्नेचर किया। उसके बाद 27 अक्टूबर को यहाँ से सेना गई और उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया।
इस तरह हम लोग देखते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बना। लेकिन जिन हिस्सों पर कब्जा हो गया था वहाँ से उन्हें हटाने के लिए क्या हुआ, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लोग गए। ठीक है, उस काउंसिल से बाद में 5 देशों के प्रतिनिधि भी आए, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, बेल्जियम, इन देशों से वहाँ से आए, लेकिन कुछ निर्णय नहीं हुआ। फाइनली सीज़ फायर हुआ और 1 जनवरी 1949 को 1949 को सीज़ फायर हुआ और जो जहाँ था वहाँ ही स्थिति बनी रही। उसी के बाद LOC लाइन ऑफ कंट्रोल की रेखा खिंच गई। तो इस तरह से कश्मीर की इतिहास फिर बहुत आगे है, 370 की समाप्ति तक और कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग बनने तक की लंबी गाथा है, वो बाद में किसी दिन चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये कश्मीर हम लोग देखते हैं किस तरह से कश्मीर भारत का अंग बन गया। कश्मीर के बाद हम लोग बात करें जूनागढ़ का। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं जूनागढ़ गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में जूनागढ़ है। इस जूनागढ़ में जो वहाँ के राजा थे वो मुस्लिम थे और वहाँ की जो जनता थी अधिकांश वो हिंदू मेजॉरिटी थे। तो वहाँ के राजा कौन, तो महाराजा महावत खान जी वहाँ के राजा थे। उनकी दिली इच्छा थी कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान में मिलने के लिए, क्योंकि उनको लगता था समुद्र के नज़दीक पड़ता है पाकिस्तान उनका, कराची तुरंत पहुंच जाएगा समुद्र के रास्ते। और वहाँ मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे शाहनवाज खां। कौन थे, शाहनवाज भुट्टो। ये शाहनवाज भुट्टो वही है जो जुल्फ़िकार भुट्टो के पिता थे। इट मीन्स बेनज़ीर भुट्टो के दादाजी हो गए। अगर 4th जनरेशन की बात करें वर्तमान में तो बिलावल खां भुट्टो आज हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, तो ये इन्हीं के वंशज। ठीक है, तो जब जानकारी हुई पटेल जी को कि भाई ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान में मिलना, तो पटेल जी ने धीरे धीरे पूरे जूनागढ़ की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। ठीक है, भोजन राशन सब ब्लॉक कर दिया गया और ये जो राजा है ये महावत का भाग कर चले गए पाकिस्तान। फाइनली शाहनवाज ने इनवाइट किया भारत को और वहाँ पर एक जनमत संग्रह हुआ, एक रेफरेंडम हुआ और उस जनमत संग्रह में 99.95% जनता ने यह कहा कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। मात्र 91, सिर्फ 91 लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। सोचिए, लगभग 2 लाख में से। तो इस तरह से जूनागढ़ जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, जूनागढ़ के बाद बारी आ रही है हैदराबाद की। हैदराबाद पूरे विश्व का उस समय का सबसे लार्जेस्ट और सबसे रिचेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे अमीर वहाँ का नवाब हुआ करता था। नवाब कौन था, तो नवाब था मीर उस्मान अली। ठीक है, आसफ जाही वंश का निज़ाम मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली ने कहा कि भाई मैं अभी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करूँगा, मुझे अवसर दीजिए दिल ही दिल में। लेकिन वो चाहता था कि पाकिस्तान में मिल जाए। ठीक है, उसने कई संपर्क भी किया अमेरिका और ब्रिटेन कई देशों से भी। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग, तो उस्मान अली जो था उसने क्या किया, उसकी अपनी एक सेना थी, मुस्लिमों की अपनी सेना थी जिसे वो कहा जाता था क्या, रजाकार्स। तो रजकार एक मुस्लिम सेना थी और वहाँ एक संगठन था, उसका नाम था MIM। ठीक है, तो मजलिस इमादुल उल मुस्लिमिस, ये MIM संभवतः यही MIM वर्तमान में AIMIM है। इसके जो हेड थे वो कासिम रिजवी, बहुत बदमाश व्यक्ति। कासिम रिजवी का ये भी कहना था कि बहुत जल्द हमारे हैदराबाद की सेना दिल्ली के लाल किले में आसफजाही निज़ाम के आसफजाही झंडा को फहराएगी। हवा हो गई भाई साहब की बात, आगे हम लोग देखेंगे। तो वहाँ भी क्या था कि मुस्लिम मेजॉरिटी थी। ठीक है, तो फाइनली इन लोगों ने क्या किया, ये जो इनकी रजकारों की सेना थी, रजकार सेना थी, इन्होंने वहाँ के हिंदुओं पर अत्यंत अत्याचार शुरू कर दिया। कई हजारों हिंदू मारे गए। जब ये सूचना मिली पटेल साहब को, तो पटेल साहब ने कहा ना, अब तो पुलिस कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। नेहरू साहब थोड़ा सा पुलिसिंग कार्रवाई पर उस समय थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन आयरन मैन ने कहा कि नहीं, पुलिसिंग कार्रवाई अब ज़रूरी है। और इसी पुलिस एक्शन के तहत
हमारे देश के बिस्मार्क ने क्या बोला, उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसका नाम रखा ऑपरेशन पोलो। वही पोलो जो खेलो, हाँ ठीक है। क्यों पोलो इसका नाम रखा? क्योंकि हैदराबाद में पोलो का सबसे अधिक फील्ड हुआ करता था, मैदान हुआ करता था। लगभग 17 फील्ड, पोलो फील्ड यहाँ था, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑपरेशन पोलो। इसे ऑपरेशन कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है। कैटरपिलर लार्वा, जिससे बटरफ्लाई वगैरह फिर बाद में होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस एक्शन हुई, सेना घेर ली और 13 सितंबर को हैदराबाद में घुस गए। लगभग 5 दिनों तक ज़बरदस्त हंगामा हुआ और अंततः सरेंडर कर दिया। यहाँ की सेना ने, हैदराबाद के निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। कासिम रज़वी को अरेस्ट कर लिया गया और निज़ाम ने जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया, अंततः साइन किया। ठीक है। इसमें जो ऑपरेशन हुआ उसमें भारत की तरफ से जो मेजर जनरल थे वो थे JN चौधरी साहब, और हैदराबाद की जो सेना थी उसके जो मेजर जनरल थे वो थे L एंड्रू। ये असम वास्तव में एक अरब थे। ठीक है। इन्होंने सरेंडर कर दिया इसके सामने और हैदराबाद जो है फिर भारत का अभिन्न अंग बन गया। ये हम सब जानते हैं। हैदराबाद को फिर 3 खंडों में बांट दिया गया। मराठी भाषा, मराठालैंड जो बम्बई में मिल गया, कर्नाटक कन्नड़ भाषा मैसूर में मिल गया, और तेलुगु भाषा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मिल गया। हैदराबाद को 3 अलग अलग भाषाई आधार पर फिर बांट दिया गया। अब देखते हैं हम लोग त्रावणकोर कोचीन, त्रावणकोर केरला में बहुत फेमस जगह है। त्रावणकोर वहाँ के जो नवाब थे, दीवान थे CP रामास्वामी अय्यर, और वहाँ के जो दीवान थे, राजा थे, वो कौन थे? तिरुनल। कहा जाता है कि त्रावणकोर ही वह पहला देशी रियासत था जिसने इनकार कर दिया कि मैं अभी शामिल नहीं होऊंगा भारत पर। चूँकि VP मेनन साहब जो थे वो केरला के ही रहने वाले थे, इसलिए उन्हें बागडोर दी गई, कमान दी गई, भाई जाइए आप निपटा कर आइए। तो VP मेनन साहब और यहाँ के जो राजा थे तिरुनल, उनके बीच में कई राउंड नेगोशिएशन की बात हुई और फाइनली जो है वो स्वीकार कर लिए, सहमत हो गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि त्रावणकोर भी भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद हम लोग मणिपुर और भोपाल की बात करें तो मणिपुर जो है वहाँ पर जो राजा थे बंद चंद्र सिंह, वहाँ भी रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ और वहाँ की 90% जनता ने कहा कि नहीं, भारत का अभिन्न अंग बनेंगे। सिमिलर भोपाल के जो उस समय के नवाब थे, नवाब हमीदुल्ला जो है उस समय मुझे लगता है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर भी 1947 के टाइम में थे। तो ये इन्होंने भी अंततः स्वीकार कर लिया। इस तरह से ओवरऑल आप देखें तो देशी रियासतों में हम लोग क्या देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देशी रियासत किस पॉलिसी, किस नीतियों के तहत भारत और भारत के जो हमारे हीरोज़ थे उन्होंने देशी रियासतों को थोड़ा करके भारत में कैसे शामिल किया गया और चरणबद्ध तरीके से किया गया। प्यार मोहब्बत से मानोगे तो तुम्हारे लिए मेरा पर्स खाली है, पर्स रखा हुआ है जिसको प्रिवी पर्स कहा गया, और अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए डंडा भी खड़ा है, वो क्या है? एक्शन एंड एक्शन एक्शन। तो इस तरह से मिलाया गया। अगला हम लोग वीडियो देखेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ है वह है कि कैसे फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का भारत से यहाँ से विदाई हुआ और कुछ पार्ट भारत में शामिल होते गए। फिर राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप बहुत इन्जॉय किया होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव और एक से एक जानकारी आपको इसमें अवश्य मिला होगा। इसको ध्यान से देखिएगा और कई बार देखिएगा। लाइक एंड शेयर अवश्य करें।